Good evening, class. I welcome you all to the third lecture for metals and non-metals. We'll start now. Students are still joining. So please raise your hands if you can hear me. Please raise your hands if you can hear me. Okay. Okay, that is sufficient. You can lower your hands. Okay, so now I'm sharing the PPT file. I'm sharing the presentation for today's class. We will go through the presentation and as usual, we will clear your difficulties. थोड़ा पढ़ लेंगे, 2-3 स्लाइड्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद थोड़े डाउट्स क्लियर कर लेंगे, फिर थोड़ा और मटेरियल आगे कवर करेंगे. आज लेक्चर थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टॉपिक का. सो दिस स्लाइड वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे. थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एलोट्रोपी के बारे में. एबिलिटी ऑफ सम मेटल्स, नॉट मेटल्स, एबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स अंडर सेम कंडीशंस. तो कल बहुत ज्यादा डिस्कस किया था हमने इस चीज पे. एग्जिस्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स अगर सेम फॉर्मेट में, सॉरी, अगर डिफरेंट फॉर्मेट में सेम कंडीशंस में. फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है लेकिन कंडीशन सेम होनी चाहिए. तो कोल इन द कार्बन, the element carbon in the form of coal, in the form of diamond, in the form of graphite and बाकी भी कुछ एलोट्रोप्स होते हैं. ये सारे एलोट्रोप्स एक कंडीशन पे एग्जिस्ट कर सकते हैं. All these allotropes can exist together. So therefore कोल के जितने भी एलोट्रोप्स है, because they can exist in same condition in different forms, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कोल can follow allotropy. कोल exhibits allotropy. The different allotropes of coal are called, the different forms are called allotropes of each other. और इस प्रॉपर्टी को एलोट्रोपी बोला जाता है. तो नेक्स्ट पॉइंट है, this ability is called as allotropy and the forms are called as allotropes of each other. Okay. Next, physical properties of allotropes are different and chemical properties are generally the same. Chemical properties क्या होते हैं? Generally same होते हैं, लेकिन chemical properties में भी बहुत सारे differences आ जाते हैं. Physical properties जो है वो बहुत ज्यादा different होती है allotropes की. So I mean to say that physical properties of allotropes are different. मतलब कार्बन के जो दो एलोट्रोप्स है, डायमंड एंड ग्राफाइट, वैसे कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स है, बट डायमंड एंड ग्राफाइट जो एलोट्रोप्स है, वो डायमंड और ग्राफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है. उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत सी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी है. सो वी विल डिस्कस देम एज वी डिस्कस डायमंड एंड ग्राफाइट इन हायर क्लासेस. 10th क्लास में भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, उसमें भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आएगा. ओके. क्रिस्टलाइन एमरफस आर द टू टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स. तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स भी होते हैं और एमरफस एलोट्रोप्स भी होते हैं. ओके. सो crystalline allotropes and amorphous allotropes, these are the two types of allotropes. Then diamond, graphite and fullerene are crystalline allotropes of carbon and coal is an amorphous allotrope of carbon. Coal के साथ में एक lamp black भी होता है. So there is something as lamp black. This lamp black is an amorphous allotrope of carbon. Okay, lamp black घर में बना सकते हैं. घर में बना सकते हैं मतलब it can exist in nature as well. Okay. लास्ट टाइम पे किसी ने डाउट भी पूछा था, कैन एलोट्रोप्स बी प्रोड्यूस्ड? तो एलोट्रोप्स दे कैन बी क्रिएटेड बट दे आल्सो एग्जिस्ट इन नेचर. ओके. सो डायमंड, ग्राफाइट एंड fullerene are crystalline allotropes and coal lamp black is an amorphous allotrope of carbon. देन लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डायमंड और ग्राफाइट के बारे में डिस्कस किया था. ओके. सो नाउ वी विल स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज. जो एलोट्रोपी है, एलोट्रोपी इज अ कंडीशन. एलोट्रोपी कोई प्रॉपर्टी नहीं है. एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं. एलोट्रोपी इज जस्ट इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स के लिए वैलिड होता है. कंपाउंड्स के एलोट्रोप्स नहीं होते हैं. ओके. कंपाउंड्स के एलोट्रोप्स नहीं होते, सिर्फ एलिमेंट्स के एलोट्रोप्स होते हैं. मेटल्स के भी एलोट्रोप्स होते हैं, नॉन मेटल्स के भी एलोट्रोप्स होते होंगे. ठीक है. जैसे कार्बन इज अ नॉन मेटल, सो नॉन मेटल्स शो एलोट्रोपी. ओके. नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज. So before starting chemical properties, if you have any doubts in physical properties of metals एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अब तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया है, लास्ट टर्न पे जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया था,
उसमें अगर आप लोगों को डाउट्स है उसमें, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज, so then you can raise your hands and you can ask your doubts. Please raise your hands if you have difficulties regarding the previous 2 classes of metals and non metals. पिछले 2 लेक्चर्स में अगर डाउट है तो आप अपना हाथ उठा के डाउट पूछ सकते हैं. अनीश सोनावने, अनीश. सर कोई भी हाँ, एलिमेंट इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी उसके टेम्परेचर पे मतलब डिपेंडेंट? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है. ठीक है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट. अब जैसे मेटल्स है तो मेटल रॉड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड थ्रू सॉल्यूशंस, राइट. तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा V इज इक्वल टू आई आर. ओम्स लॉ बोलते हैं इस चीज को. वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट. तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज अ फैक्टर which is dependent on the nature of the substance as well as on the temperature. तो जो रेजिस्टेंस होता है वो सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है. जैसे गोल्ड और सिल्वर का रेजिस्टेंस कम है, कॉपर और आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा है. तो उसी तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सब्सटेंस पे, मटेरियल पे, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे, और उसी के साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. ओके. अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, then electrical conductivity also increases. Okay, it is directly proportional. जैसे सोचो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस कम होता है फॉर सॉलिड्स. ओके, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ फैक्टर व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. ठीक है, क्लियर हुआ सर? यस सर. और सर इलास्टिसिटी का भी कुछ कनेक्शन है क्या, रिलेशन है क्या बिल्कुल इलेक्ट्रिकल? सर, इलास्टिसिटी का भी रिलेशन है. इलास्टिसिटी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे नहीं है, इलास्टिसिटी का टेम्परेचर पे कनेक्शन है. अगर इलास्टिसिटी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे कुछ रिलेशन होगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है उस चीज का. वो चीज एक्चुअली फिजिक्स में पढ़ते हैं 11th-12th में. मटेरियल्स के बारे में टॉपिक आता है, उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आता है, इलास्टिसिटी आता है. तो आई डोंट थिंक कि इलास्टिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कोई रिलेशन है, बट इलास्टिसिटी एंड टेम्परेचर का जरूर रिलेशन है. ठीक है. यस सर, थैंक यू ओके, सर. थैंक यू. नेक्स्ट. This is a sincere request to all of you. Please do not disturb the class. अगर किसी को डाउट पूछना है तो मुझे सब लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन अलाउ करना पड़ेगा. प्लीज कोऑपरेट. नेक्स्ट, तनिष्क कोठारी, प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी. सर जैसा कल आपने पूछा था कि मतलब बताया था कि एलोट्रॉप्स जो है वो सिर्फ एलिमेंट्स रह सकते, यानी कि कंपाउंड और मिक्सचर एलोट्रॉप्स नहीं रह सकते. हाँ, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स एलोट्रोपी शो नहीं करते. तो सर अगर फॉर एग्जांपल दो एलोट्रॉपिक जो एलिमेंट्स हैं अगर वो रिएक्ट करते हैं और फिर वो कंपाउंड कोई बनाते हैं, हाँ, तो हम उसे एलोट्रॉपिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे? बहुत बढ़िया, आपका डाउट बहुत अच्छा है, हम इस पर डिस्कस करेंगे. देखो, हम डायमंड और ग्राफाइट का ही एग्जांपल लेते हैं. ओके, तो डायमंड जो है, डायमंड क्या है? डायमंड भी कार्बन है. और ग्राफाइट क्या है? ग्राफाइट भी कार्बन है. दोनों का सिर्फ फॉर्मेट अलग अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है. लेकिन अगर हम डायमंड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दे तो भी CO2 बनता है, और ग्राफाइट को भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दे तो भी CO2 ही बनता है. मतलब कंपाउंड, नया कंपाउंड बनने के बाद, रिएक्शन होने के बाद, आफ्टर द रिएक्शन हैज कंप्लीटेड, CO2 के कार्बन को देख के ये पता नहीं चलता कि वो डायमंड से आया था या ग्राफाइट से आया था. ग्राफाइट वाला CO2 और डायमंड वाला CO2 एग्जैक्टली सेम दिखाई देता है. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. क्यों डिफरेंस नहीं है? क्योंकि जो कार्बन डायमंड बना सकता है वही कार्बन ग्राफाइट भी बना सकता है. तो एलोट्रॉप्स का केमिकल रिएक्शंस सिमिलर होता है. उनको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डिफरेंट हो सकता है, बट फाइनल प्रोडक्ट विल बी द सेम. इवन कोल को भी अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो भी CO2 ही बनेगा. उससे ये नहीं पता चलता है कि CO2 जो है वो कोल से आया था, मतलब एमरफस वाले से आया था, या CO2 जो है वो डायमंड से आया था या क्रिस्टलाइन ग्राफाइट से आया था. ओके, तो CO2
कार्बन से आता है, CO2 डायमंड वाले कार्बन से भी सेम ही आएगा और CO2 ग्राफाइट वाले कार्बन से भी सेम ही आएगा. देयर इज नो डिफरेंस इन द प्रोड्यूस्ड CO2. तो एलोट्रॉप्स जो है वो रिएक्ट सेम तरीके से करते हैं, कंपाउंड सेम बनाते हैं. फिर ऐसा हो सकता है कि कोल जो है, कोल इट गिव्स आउट एनर्जी. जैसे कोल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट. वो हीट रिलीज करता है, इसीलिए तो कोल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं. ऐसा हो सकता है कि डायमंड के केस में एक्सोथर्मिक नहीं होगा, या एक्सोथर्मिक हो भी सकता है, उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है. द कंसेप्ट हियर इज दोनों केसेस में CO2 बन रहा है और उस CO2 में कोई फर्क नहीं है. तो एलोट्रोप्स जो है वो सिर्फ एलोट्रोपी तब तक ही, एलिमेंट जो है वो एलोट्रोपी तब तक ही शो करते हैं जब तक उनके एलिमेंटल फॉर्मेट में है. कंपाउंड बन गया तो एलोट्रोपी वैसे ही खत्म हो गई. ठीक है सर, डाउट समझ में आया? अच्छा डाउट था आपका. सर इससे ही कनेक्टेड एक डाउट है. बोलिए सर. सर जैसे आपने बोला कि रिएक्शन खत्म होने के बाद एलोट्रोपी खत्म हो जाती, पर हाँ. अगर फिर सेम जैसे डायमंड को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, हाँ. तो फिर जो कोल प्रोड्यूस होगा हाँ. वो डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म में रहेगा या फिर कैसे आएगा वो? नहीं, तो वो सिर्फ वो पाउडर्ड कार्बन फॉर्म होगा, वो लैंप ब्लैक जैसा फॉर्म होगा. ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर CO2 से कार्बन वापस बनाने का कोई मेथड चाहिए, ठीक है, तो उस मेथड से जो कार्बन बनेगा वो कार्बन डायमंड भी नहीं होगा और ग्राफाइट भी नहीं होगा. वो कार्बन पाउडर्ड कार्बन जैसा होगा, लैंप ब्लैक जैसा होगा, या मैक्स टू मैक्स कोल जैसा बना पाओगे. ठीक है, बट वो वाला प्रोसेस भी उतना सिंपल नहीं होता है. जैसे CO2 से कार्बन एक्सट्रैक्ट करना इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस. But for the sake of discussion, let us consider any element x नहीं, x तो हेलोजेंस होते हैं. Consider any element p for parrot. ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट p कंसिडर कर लो, उसका एक कोई नया सा कंपाउंड बन गया PQR. सपोज दैट कंपाउंड इज PQR. अब जो p एलिमेंट था, सब लोग ध्यान देंगे इधर, थोड़ा सा एक्सटेंडेड डिस्कशन है ये. p इज एन एलिमेंट. p shows एलोट्रोपी P1 P2. p फॉस्फोरस की बात नहीं हो रही है, ठीक है, p PQRST वाला p है. p shows एलोट्रोपी. P1 P2 आर द एलोट्रोप्स. अब P1 से भी PQR बनेगा, P2 से भी PQR बनेगा, लेकिन जब उस PQR को वापस डिकम्पोज करके P बनाने जाएंगे तो P1 भी बन सकता है, P2 भी बन सकता है. वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, किस मेथड से हम उसको रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, किस मेथड से PQR को हम डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर वाली कंडीशन पे कौन सी चीज ज्यादा स्टेबल है. दोनों ही स्टेबल है, लेकिन कौन सा इजीली बन सकता है. तो कार्बन के केस में अगर हम CO2 को डिकम्पोज कर भी दे, या जितने भी हाइड्रोकार्बन है उन हाइड्रोकार्बन से अगर हम कार्बन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कोल वाला फॉर्मेट मिल जाएगा या लैंप ब्लैक वाला फॉर्मेट मिल जाएगा. और लैंप ब्लैक के प्रोडक्शन में एग्जैक्टली सेम चीज होती है. हम लैंप लेते हैं, अगर लैंप लोगे उसके ऊपर एक उल्टा कोई कंटेनर प्लेट जैसा रख दोगे तो उसके अंदर काजल जैसा ब्लैक कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है. वो क्यों डिपॉजिट होता है? क्योंकि जो स्मोक था, वो स्मोक में से कार्बन पार्टिकल्स जा रहे थे. वो कार्बन पार्टिकल्स पूरी तरह से CO2 में कन्वर्ट नहीं हुए थे. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ था. तो लैंप ब्लैक इज कलेक्टेड कार्बन. तो CO2 वाले से भी अगर हम ऐसा प्रोसेस डेवलप कर ले कार्बन जनरेट करने का, तो वो डायमंड ग्राफाइट कुछ नहीं बनेगा. तो वो सिर्फ कार्बन का ऐसा कंटेनर जैसा बन जाए, कंटेनर एज इन कार्बन का ऐसा स्लॉट बन जाएगा, बहुत सारा कार्बन रखा हुआ होगा ब्लैक कलर का पाउडर्ड फॉर्म में. ठीक है, तो एक बार एलोट्रोप रिएक्ट कर गया, रिएक्शन में रिएक्शन में एलिमेंट्स उनके एलोट्रोपिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करते. एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट एज पर देयर एलोट्रोपी. वो ये नहीं देखते कि डायमंड वाला कार्बन है तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, ग्राफाइट वाला कार्बन है अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, और कोल वाला कार्बन है तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा. उसका रिएक्शन से CO2 ही बनेगा. रिक्वायरमेंट ऑफ हीट एनर्जी कैन बी डिफरेंट. ओके, क्लियर हुआ सर? हाँ सर. थैंक यू सो मच. हर्ष बोलिए. हर्ष. थैंक यू सर. सर सारे एलोट्रॉप्स स्टेबल रहते, मतलब कुछ कुछ अनस्टेबल भी होते होंगे? नहीं सर, सारे एलोट्रोप स्टेबल ही रहते हैं. एलोट्रोप तो फिर हाँ सुनिए,
एलोट्रॉप बना मतलब वो नेचर में बना, नेचर में बना तो अगर नेचर में बन गया है तो वो चीज स्टेबल ही होगी ना। अब अगर स्टेबल है तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर अगर स्टेबल है तो रिएक्ट ही क्यों कर रहा है, राइट। दुनिया में बहुत सारी स्टेबल चीजें हैं जो रिएक्ट तो करती है ना। जस्ट वन सेकंड, ठीक है। दुनिया में बहुत सारी जो स्टेबल चीजें हैं वो रिएक्ट तो करने ही वाली है। तो एलोट्रॉप्स भी स्टेबल है, एलोट्रॉप्स भी रिएक्ट करते हैं, कार्बन भी, डायमंड भी रिएक्ट करता है, ग्राफाइट भी रिएक्ट करता है, कोल भी रिएक्ट करता है, लेकिन कोल का रिएक्टिविटी ज्यादा है। डायमंड और ग्राफाइट जो है वो थोड़े से ज्यादा स्टेबल है, थोड़े से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उनका रिएक्टिविटी कम है। लास्ट वाली क्लास में एक स्लाइड था जिसमें हमने लिखा था रिएक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, रिएक्टिविटी के इनवर्स होता है। अ पर्टिकुलर थिंग if it is very stable it will not react, and if it is very less stable it will try to react to gain stability। तो एलोट्रॉप जो है वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। आगे बोलिए सर आपका डाउट। हाँ सर। सर फिर तो डायमंड की रिएक्टिविटी बहुत ही कम रहनी चाहिए, वो बिल्कुल बहुत सर, स्टेबल है। डायमंड की रिएक्टिविटी कम है, डायमंड की रिएक्टिविटी कम है। डायमंड से ज्यादा रिएक्टिव ग्राफाइट है, ग्राफाइट और डायमंड दोनों से ज्यादा रिएक्टिव कोल है। तो डायमंड इज लेस रिएक्टिव, कलरलेस भी है, रिएक्टिव भी कम है, ठीक है। इवन दो इट इज तो प्योर सर कार्बन। डायमंड से, हाँ बोलिए बोलिए। सर डायमंड से CO2 बनाना तो ऐसे पॉसिबल है, मतलब हाँ हुआ तो भी अगर डिफिकल्ट टास्क होंगे। एग्जैक्टली सर, डायमंड से CO2 बनाना पॉसिबल है, बट पॉसिबल के होने के साथ साथ वो चीज डिफिकल्ट भी है, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है। क्यों लगती है बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि डायमंड स्टेबल है। मोर इज द स्टेबिलिटी लेस विल बी द रिएक्टिविटी। ये कंसेप्ट है, सब लोग याद करेंगे इसको। मोर इज द स्टेबिलिटी लेस विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। और ये जो कंसेप्ट है मोर इज द स्टेबिलिटी लेस इज द रिएक्टिविटी, ये कंसेप्ट एलिमेंट्स के लिए भी वैलिड, कंपाउंड्स के लिए भी वैलिड, मिक्सचर्स के लिए भी वैलिड, और अगर कोई नया फॉर्मेट आ जाएगा तो उसके लिए भी वैलिड। स्टेबिलिटी इनवर्स ऑफ रिएक्टिविटी, ये एक बहुत ज्यादा फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसको हम याद रखेंगे। जो जितना ज्यादा स्टेबल है उतना कम रिएक्टिव होगा, और जो जितना ज्यादा रिएक्टिव है वो इसीलिए रिएक्टिव है क्योंकि वो स्टेबल नहीं था। रिएक्टिविटी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम, इसीलिए रिएक्ट किया। और रिएक्ट करने पर वो रिएक्ट करता ही इसलिए है क्योंकि वो कोशिश करता है कि अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा ले। ठीक है सर, ट्राई करो। यस सर। ओके गुड। नेक्स्ट श्रेयस मालपानी बोलिए। श्रेयस डाउट पूछो। नहीं। हर्षवर्धन। सर हाँ सर बोलिए हर्षवर्धन। Sir, can you please explain again that why diamond is a bad conductor of electricity but a good conductor of heat? यस सर। ओके, बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। बोर्ड पे स्क्रीन पे आप लोगों की स्क्रीन पे बोर्ड आ गया, बोर्ड आएगा अभी। ओके, क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन डायमंड, एक्सप्लेन डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको एक्सप्लेन करना है। डायमंड में क्या है, डायमंड में कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी इज 4, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना है, 4 है। डायमंड जो है, डायमंड, डायमंड में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। 4 अदर कार्बन एटम से डायमंड जो है उसमें बॉन्डिंग होती है। हर कार्बन एटम की बॉन्डिंग 4 अदर कार्बन एटम से होती है। इसका मतलब नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट। डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। जैसे अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम Na इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोडियम जो है, सोडियम Na सोडियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोडियम एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। वो क्यों है, क्योंकि अगर हम सोडियम को कंसिडर करें
तो सोडियम में क्या होता है, सोडियम में Na होता है, Na+ एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसमें। सोडियम में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर सपोज ये सोडियम का ब्लॉक है या सोडियम का रॉड है ऐसा, या सोडियम का छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है, तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बहुत सारे सोडियम के कटायंस होंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। सॉलिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सॉलिड। सॉलिड में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ही वो सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। क्योंकि कार्बन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन के चारों बॉन्ड्स फुलफिल हो चुके हैं, तो इसलिए कार्बन क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम लोग ग्राफाइट के बारे में देखेंगे। ग्राफाइट में क्या हो रहा है, फॉर द केस ऑफ ग्राफाइट each carbon atom is bonded to 3 other atoms। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, हर कार्बन एटम क्या होता है, 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। तो एक बॉन्ड उसका फ्री हो गया, 1 बॉन्ड ऑफ कार्बन इन ग्राफाइट इज फ्री। कार्बन का बॉन्ड कितना फ्री है, एक बॉन्ड कार्बन का फ्री है, 3 बॉन्ड्स ऑक्यूपाइड है और एक बॉन्ड फ्री है। एक बॉन्ड फ्री होने की वजह से क्या हो गया, एक बॉन्ड फ्री होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ग्राफाइट में क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जितने एटम्स उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना अच्छे से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। तो ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन ग्राफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। Diamond is a bad conductor of electricity. Why? Because in diamond no free electrons are present. Diamond में free electrons present नहीं है, graphite में free electrons present है। ठीक है, तो I think that is helping you out. Next, okay, हर्षवर्ध, ये आपके डाउट था। यश मालपानी, नहीं सर हाँ बोलिए। कार्बन के एलोट्रॉप्स जो है उनको एक एलिमेंट कंसीडर क्यों नहीं किया गया पीरियोडिक टेबल में? उनको एलिमेंट ही कंसीडर किया गया, डिफरेंट फॉर्मेट्स को एक साथ कार्बन वाला ही नाम दिया गया। आपका डाउट है कि जितने एलोट्रॉप्स होंगे उन सबको पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है वो तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। तो जो डायमंड में कार्बन है उसका भी एटॉमिक नंबर 6 और ग्राफाइट में कार्बन है उसका भी एटॉमिक नंबर 6। क्योंकि पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है तो डायमंड और ग्राफाइट एक ही साथ है और उस चीज का नाम कार्बन है। ठीक है, बिकॉज पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ओके, ठीक है। विनीत, सर जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस चाहिए, तो वैसे ही हीट कंडक्ट करने के लिए कोई ऐसी कोई कंडीशन नेसेसरी है क्या सर? पर हीट कंडक्ट करने के लिए वाइब्रेशन पॉसिबल होना चाहिए। अगर कोई चीज में जैसे कटायंस है या इलेक्ट्रॉन्स है या सिंपल कोई भी न्यूट्रल एटम्स कंसीडर कर लो, अगर वो न्यूट्रल एटम्स जो है वो वाइब्रेट कर सकते हैं तो हीट इजीली कंडक्ट होता है। ओके, तो हीट कंडक्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू तो हीट कंडक्ट होता ही है, नो डाउट इन दैट। बट उसी के साथ साथ क्या होता है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन पॉसिबल होना चाहिए, जिससे कि ऐसे बहुत सारे अगर एटम्स रखे हैं तो एक एटम वाइब्रेट करेगा, एनर्जी पास करेगा, फिर वाइब्रेट करेगा, एनर्जी पास करेगा, एंड ऐसे जाके एनर्जी पास ऑन होगी। कार्बन में क्या होता है, डायमंड में क्या होता है कि जो कार्बन है वो अपनी अपनी जगह पे फिक्स है। डायमंड के कार्बन वाइब्रेट नहीं कर सकते। डायमंड के कार्बन में क्या प्रॉब्लम है, हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं और हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने की वजह से जितने सारे बॉन्ड्स है वो सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो उसकी वजह से वहां मूवमेंट के लिए जगह नहीं है। मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड होता है। ओके, केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे डिटेल में। मेटल्स में होता है मेटालिक बॉन्ड, वो मेटालिक बॉन्ड की वजह से क्या होता है, मेटल को थोड़ी जगह मिल जाती है वाइब्रेट करने के लिए, तो उसकी वजह से हीट कंडक्शन इज वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट तनिष्क, आपका डाउट हो गया ना क्लियर? आप लोग को आवाज आ रही है क्या मेरी? प्रथमेश, धर्मेश? हाँ सर। हाँ ठीक है, गुड। प्रथमेश बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. You're audible. यस सर। Yes, sir. You're audible. ठीक है, बाद में लेंगे डिफिकल्टी, सब पढ़ लेते हैं आगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, वी विल टेक डिफिकल्टीज इन द नेक्स्ट स्लॉट नाउ। थोड़ा अभी हम आगे कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे और एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझो कि ऑक्साइड क्या होता है।
कोई भी चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो उसको हम ऑक्साइड बोलेंगे। इफ एनीथिंग कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन उसका ऑक्साइड बन जाएगा। तो वाटर जो है, वाटर इज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स वाटर। एनीथिंग कैन रिएक्ट, एनीथिंग इफ इट कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए, इनर्ट एलिमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो भी चीजें, जो भी एलिमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पाएंगे उन सारे एलिमेंट्स के हम ऑक्साइड्स बना पाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स बना पाते हैं। और ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन तो रहेगा, ऑब्वियस बात है, तो वो एलिमेंट रहेगा ई एंड फिर उसका रहेगा ऑक्साइड EO। साथ में वैलेंसी को हम कंसिडर करेंगे, तो EO2 भी हो सकता है, E2O भी हो सकता है, E2O3 हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, EO भी हो सकता है। राइट, तो ऑक्साइड्स बनते हैं। अब जो ऑक्साइड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। जनरली न्यूट्रल ऑक्साइड्स की बात नहीं करते हैं, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे, नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे? एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। और जो मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। फिर सर हमें कैसे पता चला कि वो बेसिक इन नेचर है? तो क्या किया, मेटल ऑक्साइड लिया, लेबोरेटरी में मेटल भी था, लेबोरेटरी में ऑक्सीजन भी था, उसकी रिएक्शन करवा दी। फिर उसका जो मेटल ऑक्साइड बना, वो मेटल ऑक्साइड को हमने बेस के साथ रिएक्ट करके देखा तो वो रिएक्शन नहीं हुई। फिर उस मेटल ऑक्साइड को हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवा के देखा, वो रिएक्शन हो गई। तो इसलिए हमने बोला कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या है? उसी तरह से एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड को हमने एसिड से रिएक्ट करवाया तो रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड को जब हमने एक बेस से रिएक्ट करवाया तो फिर वो रिएक्ट कर गया, मतलब वो एसिडिक इन नेचर है। इसमें ये चीज हमें ध्यान देना है, वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस फैक्ट दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मैंने ये नहीं बोला कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिस। कोई चीज का बेस होना और कोई चीज का बेसिक इन नेचर होना, इसमें अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ बेस एंड हैविंग बेसिक कैरेक्टर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दे आर नॉट बेसिस। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, दे आर नॉट एसिड्स। सर फिर ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन जो है बहुत प्रॉपर है, बहुत ही ज्यादा कंसाइज डेफिनेशन है एसिड की और बेस की। ऐसे रास्ते में चलते किसी को भी नहीं बोल सकते कि ये एसिड बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। वो चीज एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है, वो चीज बेसिक कैरेक्टर शो कर सकता है, बट उसको हम एसिड नहीं बोल पाएंगे और बेस नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, सो लर्न क्या करना है, याद क्या रखना है हमें? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। वी हैव टू रिमेंबर दिस। अब ये ऑक्साइड बने कैसे? तो मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको? टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रहा है। एनसीईआरटी एज वेल एज स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए अभी, वहां पे जहां पर भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स स्टार्ट हो रहा है, वहां पे फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, या ऐसा लिखा होगा रिएक्शन ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर में ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर जाता है। तो एक रिएक्शन का एग्जांपल है यहाँ पे, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल Al2O3। ठीक है, Al2O3 जो है वो एक मेटल ऑक्साइड है क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है। नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या बनेंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, वो भी रिएक्शन सेम है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल CO2। अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन होती कैसे है। तो metal oxides are basic in nature because they can react with acids. Non-metal oxides are acidic in nature because they can react with bases. Arrhenius concept of acid and bases is to be considered. यहाँ पे हम Arrhenius concept use कर रहे हैं। 3 concepts होते हैं एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के, Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory and Lewis acid base theory. Bronsted-Lowry and Lewis acid base फ्यूचर में आएगा, अगले चैप्टर्स में आता है। For this chapter, we need to focus only on Arrhenius concept. ठीक है, Arrhenius concept में acid की definition, substance which can release H+ ions in aqueous solution. Aqueous solution बोलना जरूरी है। एयर में एसिड
H+ अगर रिलीज करता भी होगा तो भी उसको अरेनियस एसिड नहीं बोल सकते। द कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी इज वैलिड ओनली फॉर एक्वस मीडियम। वाटर में सॉल्यूशन बनाने के बाद ही अरेनियस कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। सेम थिंग फॉर बेसिस। तो एसिड की प्रॉपर डेफिनेशन है सब्सटेंस विच कैन रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एसिड। बेस सब्सटेंस विच कैन रिलीज OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज अ बेस। इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स को बेस नहीं बोलते, मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक कैरेक्टर बोलते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक कैरेक्टर, मेटल ऑक्साइड्स आर हैविंग बेसिक कैरेक्टर, मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट बेसिस। क्यों नहीं है बेस? क्योंकि वो डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। डेफिनेशन क्या है? स्लाइड में लास्ट पॉइंट लिखा है, सब्सटेंसेस व्हिच कैन रिलीज OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। सर फिर वो अगर मेटल ऑक्साइड्स बेस नहीं है तो उसको बेसिक इन नेचर क्यों बोला? उसका आंसर इस स्लाइड के फर्स्ट पॉइंट में है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे कैन रिएक्ट विद एसिड्स। क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो एसिड के साथ कौन रिएक्ट करता है? एक बेसिक चीज रिएक्ट करती है, इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर है। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या है? एसिडिक इन नेचर है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट एसिड्स देमसेल्व्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स अपने आप में एसिड नहीं है। ठीक है, इस स्लाइड को ध्यान से देखें, इसको रीड करें। नेक्स्ट, अब हम लोग अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस को रिवाइज करेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स है 4 या 5 पॉइंट्स है, एग्जांपल मिला के 5 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमें लर्न होने चाहिए। इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू एंड यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न दीज पॉइंट्स। यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। और ये इतने बार यूज आएगा कि अपने आप लर्न हो जाता है। ठीक है, सो एसिड्स के लिए डेफिनेशन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में एसिड्स के लिए डेफिनेशन क्या है? रिलीजेस H+ आयंस। करस्पॉन्डिंग बेस के लिए क्या होगा? रिलीजेस OH- आयन। सिंपल है। दोनों के लिए एक्वस मीडियम जरूरी है। ये डिफरेंस नहीं है, दिस इज कंपैरिजन। कंपैरिजन में डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज दोनों आते हैं। अब तक हम लोग स्कूल में सिर्फ डिफरेंस लिखते थे, दिस इज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन में सेम पॉइंट्स एंड डिफरेंट पॉइंट्स दोनों हम लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक्वस मीडियम है, वहां पर भी एक्वस मीडियम की रिक्वायरमेंट है। गैसियस फेज में, सॉलिड फेज में अरेनियस कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, acid base neutralization can be explained by this concept. By which concept? Arrhenius theory. Bases के लिए भी acid base neutralization can be explained by this concept. Examples HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे अगर aqueous medium में होंगे तो ही इनको हम एसिड्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल NaOH, MgOH whole twice, ये अगर बेसिक मीडियम, अगर इसका नाम बेस बोलना है तो देन दीज सब्सटेंसेस शुड बी इन एक्वस मीडियम। ठीक है, फिर इधर कैनॉट एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ CO2 और इधर कैनॉट एक्सप्लेन बेसिक कैरेक्टर ऑफ NH3। तो इसमें हम लोग समझे, इसमें ध्यान दो। CO2 जो है, CO2 वो एसिडिक कैरेक्टर का है, लेकिन CO2 गैसियस फॉर्म में, CO2 इन गैसियस फॉर्म, CO2 इन गैसियस फॉर्म इज नॉट अरेनियस एसिड। NH3, प्योर NH3 लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर गैस फॉर्म में भी होगा तो भी प्योर NH3 जो है, प्योर NH3 इज ऑल्सो नॉट अ बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस। ध्यान रखें, हम सिर्फ अरेनियस थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। NH3 होगा बेस, लेकिन अरेनियस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में डाल देंगे तो बात की बात है, CO2 को भी एक्वस सॉल्यूशन में डाल देंगे तो बात की बात है, लेकिन CO2 गैसियस फेज में अरेनियस एसिड नहीं है। उसके लिए नई थ्योरीज आई, तो वो थ्योरी हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे उस चीज को। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अरेनियस कंसेप्ट। इसी के बेसिस पे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये चीज हमें याद रखना है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ MO एंड MOH। MO मतलब मेटल ऑक्साइड है और MOH जो है वो मेटल हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक में लिखा है आपके पास। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटल Na एंड O2। सो रिएक्शन है 4Na plus O2 gives 2Na2O। ये रिएक्शन टेक्स्ट बुक से ही उठाया मैंने। Na2O जो है वो क्या है? सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, Na सोडियम मेटल कुछ सॉलिड होता है। ध्यान दो, Na2O सॉलिड है,
तो वो क्या हो जाएगा, वो एक बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, वो बेस नहीं बन जाएगा। बेस बनने के लिए उसको वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा। देन दिस सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस अ बेस। देखो वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो NaOH बन गया। अब ये जो NaOH है ये क्या है, ये एक बेस है। तो NaOH is a base, but Na2O shows basic character. Na2O shows basic character, and NaOH is a base. NaOH base क्यों है? क्योंकि NaOH can release OH minus in aqueous solution. NaOH can release OH minus in aqueous solution. Na2O is solid in state. Na2O cannot release OH minus. Solid में है ना, aqueous solution बना ही नहीं। जब aqueous solution बनेगा तब उसको base बोलेंगे। एंड NaOH जो होता है, NaOH बाय डिफॉल्ट इज अ सॉलिड कंपाउंड। उसको पानी में डाल के डिसॉल्व करके वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं। यू शुड आल्सो रिमेंबर दिस, यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग अबाउट दिस, दैट HCl इज गैसियस इन स्टेट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड HCl इज इन गैसियस फॉर्मेट। वाटर में उसको डिसॉल्व करते हैं, फिर HCl एक्वस लिखते हैं। तो वैसे ही NaOH जो है व्हाइट कलर का पाउडर्ड सब्सटेंस जैसा होता है, सॉलिड स्टेट का होता है। ठीक है। Next reaction, we will study the next reaction. Similar case for magnesium metal. Notice that the valency is 2. तो reaction हो गई Mg plus O2 gives 2 MgO. यहाँ पे arrow होना चाहिए था gives वाला, and यहाँ पर भी arrow होना चाहिए था gives वाला। MgO plus H2O gives MgOH whole twice. Imagine the arrow over there. LHS to RHS reaction का arrow वहाँ पर imagine करें। MgOH whole twice. Valency of magnesium is 2. तो OH को bracket लगा के 2 लिखा। OH को bracket लगा के 2 क्यों लिखा? Because the valency of Mg is 2. Therefore, each Mg will require 2 OH minus. OH is single minus. Mg is double plus. तो OH के 2 लगेंगे और Mg का 1 लगेगा, तभी MgOH whole twice हम लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। सो दिस इज गुड। अब यहां तक, अब तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो पूछे। आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं, सुन लो पहले। आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, अरेनियस थ्योरी एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। इस चीज में अगर डिफिकल्टीज है सो यू कैन आस्क। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डाउट्स एंड डिफिकल्टीज। तनय गांधी, बोलिए तनय। सर जब अपन जैसे ये सर जब अपन NaOH जब डिसॉल्व करते तो OH आयंस रिलीज होता, OH आयंस। हाँ, वो OH आयंस रिलीज होता। सर तो सर उनका बॉन्ड ब्रेक कैसे करते? वो तो मतलब आयनिक बॉन्ड है और पानी में डालने से मतलब अचानक से ब्रेक हो जाता हो। सर अचानक से ब्रेक हो जाता, ऑफ ब्रेक हो जाता हो। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं, सब लोग ध्यान देंगे। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, एवरीवन लुक टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ देखे सब लोग। मोबाइल की स्क्रीन में देखो, मोबाइल पे पढ़ाई हो रही है आजकल। HCl या NaOH पानी में डालेंगे तो वो बॉन्ड अपने आप टूट जाता है। क्या होता है कि NaOH में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है कोवैलेंट बॉन्ड। NaOH में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन सोडियम और OH ग्रुप के बीच में है आयोनिक बॉन्ड Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस। उसको वाटर में डाल दिया तो वहां पे हो जाता है डिसोसिएशन। दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। क्या होता है कि वाटर में इतना एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है कि वो आयोनिक बॉन्ड को तोड़ सके। अब जो Na था वो Na किसके साथ था? OH माइनस के साथ था। तो Na प्लस के अराउंड वाटर के OH माइनस आ जाते हैं और OH माइनस के अराउंड वाटर के H प्लस आ जाते हैं। तो इमेजिन इट इन दिस फॉर्मेट। इसको ऐसा सोचे कि NaOH का आयोनिक बॉन्ड वाटर में ब्रेक हो गया। सेम थिंग फॉर HCl। HCl में H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं डिसोसिएशन। सॉल्ट्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स कैन डिसोसिएट इन वाटर। एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स और जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं? अपने आप डिसोसिएट हो जाते हैं। वाटर में उसका बॉन्ड अपने आप टूट जाता है। और वाटर में HCl जो है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जैसा नहीं रहता, H प्लस प्लस Cl माइनस के फॉर्मेट में रहता है। सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे प्लीज, सब लोग कोऑपरेट करेंगे। बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा HCl, इसको पानी में डाला तो क्या बना? H प्लस बना, H प्लस प्लस
Cl माइनस, Cl माइनस के नीचे भी हम लिखेंगे एक्वस और H प्लस के नीचे भी हम लिखेंगे एक्वस। HCl को जब हम वाटर में डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कुछ ऐसा हो जाता है। सेम थिंग फॉर NaOH, NaOH के केस में भी ऐसा हो जाता है। Na प्लस इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एंड OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस। ठीक है, हैंडराइटिंग बहुत खराब हो गया बट चलेगा। NaOH भी ब्रेक होता है Na प्लस OH माइनस में, HCl भी ब्रेक होता है H प्लस Cl माइनस में। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वाटर कंटेन्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। वाटर के पास क्या है? उतनी एनर्जी ऑलरेडी अवेलेबल होती है। वाटर के पास उतना एनर्जी अवेलेबल है, उस एनर्जी से वो आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। CO2 वाटर में डालेंगे तो नहीं टूटता है, CO2 के Cl2 भी डाल दो, CO2 में तो फिर भी डबल बॉन्ड है, राइट? Cl2 में क्या है? Cl2 में तो सिंगल बॉन्ड है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। Cl2 को पानी में डालते तो बॉन्ड नहीं ब्रेक होता, HCl को पानी में डालते तो बॉन्ड ब्रेक होता है। उसका थोड़ा बहुत रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या हुआ? बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो गई। याद करो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन पे डेल्टा निगेटिव होता है, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव होता है। इधर देखो H पे डेल्टा पॉजिटिव लिखा है अपन ने और क्लोरीन पे लिखा है डेल्टा निगेटिव। उसकी वजह से भी बॉन्ड ब्रेकिंग में हेल्प मिल जाती है। NaOH में तो डायरेक्टली प्लस और माइनस है, बॉन्ड ब्रेक करना और इजी हो गया। तो बॉटम लाइन इज, कंसेप्ट इज आयोनिक बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन इन वाटर, कंपाउंड्स डिसोसिएट इन वाटर। वाटर में कंपाउंड जो है वो क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो सकते हैं। कंपाउंड्स कैन डिसोसिएट इन वाटर। ठीक है, इनका डाउट था ये? तनय गांधी, क्लियर हुआ सर? प्लीज रिप्लाई। सर कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्या? हाँ सर, है ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये वर्ड पता है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट डिफिकल्टी। जिन लोगों के डाउट्स है प्लीज यू कैन रेज योर हैंड्स, अपना हाथ उठाए और डाउट पूछे। रुशांग प्लीज आस्क। सर वाटर कोवेलेंट बॉन्ड है कि आयोनिक बॉन्ड है? वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन और सर ऑक्सीजन। फिर हम वाटर में वाटर डालेंगे तो वाटर डिसोसिएट होगा क्या? वाटर में वाटर डालेंगे तो वाटर डिसोसिएट होगा क्या? नहीं सर, प्योर वाटर में कुछ भी डिसोसिएशन नहीं होता है। अगर प्योर वाटर है, एकदम प्योर वाटर, H2O 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 सब तरफ सिर्फ और सिर्फ H2O। ठीक है, दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर एवरीवन। अगर आप लोग डिफिकल्टीज नहीं पूछने दोगे तो फिर क्लास में इंटरेक्शन पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। सब लोग कोऑपरेट करेंगे तभी क्लास ठीक से प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, ये बेकार में ये मैं भी कर सकता हूँ। ओके सर, आप भी कर सकते हो तो करो ना फिर। इट इज अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज कोऑपरेट करें। जो डाउट्स पूछ रहे हैं उनको डाउट्स पूछने दे, मुझे जवाब देने दे। किसी के डाउट से सब लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट क्लियर होता है, समटाइम्स इंक्लूडिंग मी। तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज अलाउ स्टूडेंट्स टू आस्क देयर डिफिकल्टीज। क्लास में प्लीज मस्ती मत करो। ठीक है, तो किसी का डाउट था सर वाटर जो है, वाटर में क्या है? तो वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, प्योर वाटर में सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। वाटर में अगर और वाटर डालेंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते। लेकिन क्या होता है कि 100% प्योर वाटर कहीं नहीं होता है। तो जो वाटर हम इवन जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए वाटर यूज करते हैं, वो वाटर में भी थोड़े बहुत सॉल्ट्स मिनरल्स डिपॉजिटेड होते हैं। उसकी वजह से हम बोलते हैं वाटर में H प्लस और OH माइनस है। ठीक है, तो लेट्स यूज द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, वाटर जो है, वाटर H2O है। तो प्योर वाटर अगर हम कंसिडर करें, प्योर वाटर ब्रेक्स इनटू H प्लस प्लस OH माइनस। ये चीज गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तभी नहीं हो सकता अगर प्योर वाटर है तो, और प्योर वाटर कहीं होता नहीं है, थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी होता ही है। कई बार वो इम्प्योरिटी को मिनरल्स भी बोलते हैं, कई बार वाटर में मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं। तो उस मिनरल्स की वजह से वो H प्लस और OH माइनस में अपने आप ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O है,
H2O H प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक हो गया। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्यूरिटीज या फिर मिनरल्स। और कई बार वो इम्प्यूरिटीज या मिनरल्स क्या होते हैं, Na+, Cl- ऐसी चीजें होती है। जैसे सॉल्ट तो डिसॉल्व ही है, सॉल्ट डिसॉल्व है मतलब NaCl डिसॉल्व है, तो NaCl क्यों, NaCl में क्या हो गया, NaCl वाटर में डालेंगे तो Na+ एंड Cl-, इसमें ब्रेक हो जाता है क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड है। अब अगर पानी में थोड़ा भी Na+ और Cl- मिल गया तो उसकी वजह से वाटर का बॉन्ड ब्रेक होना इजी हो जाता है। वाटर का बॉन्ड ब्रेक होना क्यों इजी हो जाता है? बिकॉज H+ tries to gather around Cl- and Cl- and OH- tries to gather around OH- है वो किसके अराउंड गैदर करने की कोशिश करेगा, Na+ के अराउंड गैदर करने की कोशिश करेगा। OH- tries to gather around Na+ and H+ tries to gather around Cl-। अगर NaCl होता ही नहीं वाटर में तो फिर वो H+ और OH- में ब्रेक नहीं होता। तो जिनका डाउट था, जो डिफिकल्टी था, वो डिफिकल्टी ये था कि सर प्योर वाटर के केस में क्या होगा। तो प्योर वाटर में प्योर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। थोड़ा भी इंप्यूरिटी आ गया तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और H+ और OH- में ब्रेक डाउन हो जाता है। और वो H+ और OH- अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर को फॉलो करते हैं। तो वहां पे हमने स्टेटमेंट लिखा भी है, H+ tries to gather around Cl- and OH- tries to gather around Na+। ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो जिनका डाउट था आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ आई विल बी allowing participants to unmute themselves। allow participants to unmute themselves पे मैं क्लिक करूंगा। इट इज रिक्वेस्टेड कि जिनको डाउट पूछने का मौका दिया गया है प्लीज उन्हीं को पूछने दे, बाकी लोग डिस्टर्ब ना करें क्लास को। श्रेयस मालपानी बोलिए। सर जो केमिकल रिएक्शन रहता है हम उसमें सिर्फ H2O क्यों लिखते हैं, H2O के साथ जो सॉल्ट्स प्रेजेंट है उसके अंदर वो क्यों नहीं? तो बोलिए तो अपना डाउट। क्या सर? डाउट एक बार फिर से बोलो प्लीज। हाँ सर, जो रिएक्शन रहते हैं हम उसमें वाटर के बस H2O क्यों लिखते हैं, H2O के साथ जो वाटर में सॉल्ट्स रहते हैं वो क्यों नहीं लिखते? तो वाटर में सॉल्ट्स रहते हैं वो क्यों नहीं लिखते, बहुत कम क्वांटिटी में रहते हैं इसलिए। अगर सॉल्ट्स लिखने होंगे तो सॉल्ट्स लिखते हैं ना। क्या होता है कि कभी भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन तो वाटर के साथ हो रही है, राइट, रिएक्शन इज हैपनिंग विद वाटर, तो वाटर इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए वाटर लिख दिया। अगर वो सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा होता तो वो सॉल्ट को भी लिख देते, ठीक है। मतलब सॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं है ना। अगर कोई सपोज जैसे पिछला वाला केस था, सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस वाटर, तो Na2O प्लस वाटर गिव्स NaOH, ये रिएक्शन लिखी थी। तो वाटर में जो सॉल्ट डिसॉल्व है वो तो कहीं रिएक्शन में पार्ट ले ही नहीं रहा है, तो अगर कहीं रिएक्शन में पार्ट ले ही नहीं रहा है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। बट वो सॉल्ट है, इसकी वजह से H+ और OH- में वाटर इजीली ब्रेक हो गया। ये कंसेप्ट हमें याद रखना होता है, ठीक है। क्लियर हुआ सर? हाँ सर, लेकिन सर सॉल्ट की वजह से ही तो वो ब्रेक हो रहा है, तो सॉल्ट तो इम्पोर्टेंस रखेगा ना। सॉल्ट की वजह से ब्रेक हो रहा है, सॉल्ट नहीं होता तो ब्रेक नहीं होता। तो जब ब्रेक वाली रिएक्शन लिखनी है तो वहां पे लिखो ना बिकॉज ऑफ द सॉल्ट। मतलब क्या होता है, कोई रिएक्शन जैसे होता है कि रिएक्शन इज हैपनिंग इन प्रेजेंस ऑफ, जैसे आपने देखा भी होगा फोटोसिंथेसिस में एरो के ऊपर सनलाइट लिखते हैं। तो अगर आपको वाटर का डिसोसिएशन दिखाना है, वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन दिखाना है H+ और OH- में, तो उस एरो के ऊपर लिख सकते हो कि सॉल्ट की वजह से, इंप्यूरिटी की वजह से हुआ। लेकिन जब सोडियम ऑक्साइड को वाटर में रिएक्ट करवा रहे हो तब ये चीज सब लोगों को पता है कि सोडियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, वो सॉल्ट से कुछ लेना देना नहीं है। तो सॉल्ट से लेना देना नहीं है इसलिए सॉल्ट को नहीं लिखते। अगर वो सोडियम ऑक्साइड सॉल्ट से रिएक्ट कर रहा होता तो सॉल्ट लिखते, फिर एरो के ऊपर वाटर लिखते इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, गुड। तनय अग्रवाल बोलिए। सर आपने बताया कि वाटर के डिसोसिएशन में H+ Cl- के अराउंड गैदर होता। हाँ सर तो वाटर के डिसोसिएशन में, NaCl के डिसोसिएशन में NaCl होता है डिसोसिएट। और एक्चुअली होता क्या है, सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है, थोड़ा मैं बोल लेता हूँ फिर आप बोलना। क्या होता है कि जैसे ये Cl- है, दिस इज अ Cl-।
अब वो जो Cl माइनस है उसके अराउंड क्या होता है, उसके अराउंड ऐसा वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, ड्राइंग बहुत गंदा हो रहा है बट आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन की तरफ से Cl को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन पे है डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे है डेल्टा निगेटिव, तो Cl माइनस के अराउंड हाइड्रोजन गैदर होते हैं। उसका एक्चुअल मतलब ये है, वाटर के मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन की तरफ से Cl माइनस को उन्होंने गैदर करके रखा है, घेर के रखा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम Na+ की बात करें तो Na+ में जो है वो ऑक्सीजन ऐसे गैदर करेंगे, जैसे ऑक्सीजन होगा और उसके पीछे से हाइड्रोजन आएंगे, ऑक्सीजन होगा और उसके पीछे से हाइड्रोजन आएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे ऑक्सीजन होगा, पीछे से हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन विल गैदर Na+ एंड हाइड्रोजन पीछे होंगे। और Cl माइनस के केस में हाइड्रोजन विल गैदर Cl माइनस एंड वहां पे ऑक्सीजन पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो तनय अब आपका डाउट पूछिए। सर तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हो रही, हाँ, तो उनका H+ और OH- में डिसोसिएट हो रहा है, ऐसा क्यों लिखते रिएक्शन? थोड़ा डिस्कशन और डीप में जा रहा है बट चलेगा, हम डिस्कस कर सकते हैं। क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर, अब वाटर में है लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लॉट वाटर में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, राइट। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर है, अगर एंटायरली प्योर वाटर है तो ओनली कोवेलेंट बॉन्ड्स है। अगर प्योर वाटर है तो सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा भी इम्प्यूरिटी आ गया, ट्रेसेस ऑफ इम्प्यूरिटी अगर आ जाए, ट्रेसेस ऑफ इम्प्यूरिटी की वजह से क्या होता है, सम वाटर मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ट्रेसेस ऑफ इम्प्यूरिटी, थोड़ा बहुत इम्प्यूरिटी आ गया, उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अभी भी कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेट में ही रहेंगे। इस चीज को ना आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं यार, आयोनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल में पढ़ाया जाता है। आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। उसका है जो के का वैल्यू रहता है 10⁻⁻14। ठीक है, अब ये एक कंसेप्ट है आयोनिक इक्विलिब्रियम में, उस कंसेप्ट का नाम है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। उसमें आता है वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट के। ठीक है, उसमें वैल्यू आती है उसकी 10⁻⁻14, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है। अब वो वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है वो जाने दो, बट आप ये भी ये समझो कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे हैं प्रॉपरली। तो जो मैंने बोला ना कि H+ और OH- में ब्रेक हो रहा है, तो लाखों मॉलिक्यूल्स में से 15-20 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे होंगे और फिर वो 15-20 मॉलिक्यूल्स सराउंड करते हैं। लेकिन NaCl के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर NaCl के, तो उसके अराउंड कंपाउंड ऑफ वाटर्स भी सराउंड कर सकते हैं। तो आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है कि प्योर वाटर में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है, और अगर प्योर वाटर नहीं है, थोड़ी भी इम्प्यूरिटी आ गई तो उसमें आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। अब आयोनिक बॉन्ड बनता है, इसका ये मतलब नहीं कि जितने वाटर के मॉलिक्यूल है सारे आयोनिक बॉन्ड बन गए। वाटर अभी भी H2O है, वाटर अभी भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है। सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स वहां पे H+ और OH- में ब्रेक हो गए, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन हो गया बिकॉज ऑफ द इम्प्यूरिटी, but maximum number of molecules are still present as H2O covalent bonds। अगर थोड़ी भी इम्प्यूरिटी नहीं है तो सब कुछ H2O प्योर कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, वहां पे आयोनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है तनय, अब बोलिए, एक सेकेंड, अब बोलो तनय, बोलिए। सर अगर हमने बहुत ज्यादा सॉल्ट या फिर इम्प्योरिटीज डाल दी तो फिर क्या होगा? तो फिर ज्यादा पार्टिकल्स जो है वाटर के, वो ज्यादा पार्टिकल्स आयोनाइज होंगे, तो उस केस में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स H+ और OH- में ब्रेक होंगे। तब वो जो इम्प्यूरिटी है वो इम्प्यूरिटी ट्रेसेस में नहीं है, तब अच्छी खासी क्वांटिटी में है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। जैसे वाटर, एक ग्लास पानी में अगर हम 1 चम्मच नमक डालते हैं, तो 1 चम्मच नमक इन 1 ग्लास ऑफ वाटर इज अ गुड क्वांटिटी। उस केस में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स H+ और OH- में ब्रेक हो जाएंगे, और जो NaCl डाला था उस Na+ के अराउंड बहुत सारे OH- आएंगे और
Cl माइनस के अराउंड बहुत सारे H प्लस आ जाएंगे, क्योंकि अब पानी में H प्लस और OH माइनस ज्यादा क्वांटिटी में है। अगर ट्रेसेस में नहीं है तो ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में तो जितने ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट है उतना ज्यादा वाटर का डिसोसिएशन होगा। ठीक है सर, एक और डाउट है फिर। बोलिए ना। सर, अगर बहुत ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए तो वाटर की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। क्यों? सर, जब मॉलिक्यूल्स कम हो गए वाटर के तो वाटर भी तो कम होना चाहिए ना। मॉलिक्यूल्स कम हुए लेकिन वो मॉलिक्यूल वही है ना, वो सिर्फ टूट के H प्लस और Cl H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हुआ ना। देखो 5 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, सोचो पांचों के पांचों मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए, लेकिन अगर 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए तो 5 H प्लस के कटायन और 5 OH माइनस वाले अनायन ग्रुप भी तो मिले। OH माइनस ग्रुप 5 मिले, H प्लस ग्रुप 5 मिले, तो वो तो वही है ना, कंटेनर के अंदर ही है। पानी कम हुआ इसका मतलब वो उड़ के थोड़ी चला गया पानी, वो तो वही है ना। वाटर की क्वांटिटी कम नहीं होगी, मॉलिक्यूल का फॉर्मेट चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले कोवैलेंट बॉन्ड था, अब आयनिक बॉन्ड जैसा हो गया, और वो आयनिक बॉन्ड डिसोसिएट हो गया। अगर आयनिक बॉन्ड डिसोसिएट हो गया तो हो जाने दो ना, H प्लस और OH माइनस है तो वाटर के अंदर ही, वो कहीं गया थोड़ी। तनय ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट शुभम। सर हाँ सर। अपन लेबोरेटरी में प्योर वाटर नहीं बना सकते? सर बना सकते हैं, लेकिन वो 100% प्योर वाटर नहीं बनता। ठीक है, मतलब प्योर वाटर एकदम 100% प्योर वाटर नहीं बन सकता है। प्योर कोवेलेंट बॉन्ड वाला वाटर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस भी कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर की थोड़ी बहुत तो इम्प्यूरिटी आई जाती है, तो थोड़ा बहुत वाटर में पोलैरिटी होता है। इसके रिलेटेड एक कंसेप्ट भी है, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो वाटर होता है नॉर्मल वाटर, कितना भी प्योर हो, बिस्लेरी का पानी हो, डिस्टिल्ड वाटर हो, कुछ भी हो जाए, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द रीजन इज वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड्स है, आयोनिक बॉन्ड्स नहीं है। अगर कटायंस और अनायंस होंगे तो ही लिक्विड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। If cations and anions are present, only then electricity can be conducted. In pure water, extremely pure water, no cations and anions are present. Therefore, it is a bad conductor of electricity. लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। अगर बना सकते होंगे तो मैं पूछ के बता दूंगा कि लेबोरेटरी में बना सकते हैं क्या। थैंक यू सर। वेरी गुड सर, थैंक यू। भार्गवी बोलिए। सर एक बार अरेनियस की थ्योरी रिपीट कीजिए ना। बिल्कुल, एक बार अरेनियस की थ्योरी हम रिपीट करते हैं। अरेनियस थ्योरी जनता की डिमांड पे एक बार और। चला गया। अरेनियस कॉन्सेप्ट नीचे स्लाइड में लोअर वाले पार्ट में देखो। एसिड कौन है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो H+ को रिलीज कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन बोलना जरूरी है। बेस कौन है? बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो OH- रिलीज कर सकता है। OH- कहाँ रिलीज कर सकता है? वो भी एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन बोलना जरूरी है। नेक्स्ट, दोनों ही एसिड की डेफिनेशन हो या बेसिस की डेफिनेशन हो, एक्वस मीडियम इज नेसेसरी। अरेनियस थ्योरी कैन एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन। एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता, बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। राइट, एग्जाम्पल भी लिखे हुए वहां पे, और एग्जाम्पल्स के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, CO2 जो है, CO2 वो एक एसिडिक कैरेक्टर शो करने वाली चीज है, लेकिन अरेनियस के अकॉर्डिंग वो एसिड नहीं है। NH3 जो है, NH3 अमोनिया, वो एक बेसिक कैरेक्टर शो करने वाली चीज है, लेकिन अरेनियस के अकॉर्डिंग वो एक बेस नहीं है। ऑन द सिमिलर लाइंस, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड्स को एसिड नहीं बोल सकते, मेटल ऑक्साइड्स को बेसेस नहीं बोल सकते। अरेनियस बुरा मान जाएंगे। उनकी थ्योरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए है। अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिड फॉर्मेट में, व्हाइट कलर के पाउडर्ड फॉर्मेट में NaOH जो है वो एसिड है, वो बेस है क्या? तो उसका आंसर होगा नहीं। अरेनियस के अकॉर्डिंग वो बेस नहीं है। उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तभी वो चीज बेस बन जाएगा। ठीक है,
भार्गवी, इस पे कोई डाउट है आपका? भार्गवी प्लीज रिप्लाई बैक। सर हाँ बोलिए। सर वो NH3 को बेसिक कैरेक्टर है, वो क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकते अरेनियस थ्योरी? ठीक है, अरेनियस थ्योरी जो है वो अरेनियस थ्योरी बात करता है एक्वस मीडियम में। अरेनियस थ्योरी टॉक्स इन टर्म्स ऑफ एक्वस मीडियम। ये भूषण रुपेश हेमंत इज रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन। 3 बार मैंने डिक्लाइन कर दिया, इसके बाद डिक्लाइन नहीं करूंगा, क्लास से हटा दूंगा। अरे वाह, आवाज जा रही है उन तक। ठीक है, तो भार्गवी का डाउट NH3 के बारे में क्या प्रॉब्लम आ गया। अभी जो NH3 है, NH3 अमोनिया है। रिमूव हिम। कौन थे ये रिमूव हिम? बताओ कौन थे? देखो ऐसा है, रिकॉर्डिंग तो है, अगर अभी नहीं बताओगे तो कितना बज रहा है, क्लास स्टार्ट हो गया एग्जैक्टली 1 आवर एंड 1 मिनट हो गया है। खुद से बता दो कौन थे ये रिमूव हिम। ठीक है, आपसे क्लास के बाद डील करते हैं। ओके, NH3, लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडीज। NH3 जो है वो लिक्विड होता है, ठीक है, सॉरी लिक्विड नहीं, गैसियस होता है। NH3 अमोनिया इज इन गैसियस फेज, CO2 इज आल्सो इन गैसियस फेज। अरेनियस थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्या है? अरेनियस थ्योरी की रिक्वायरमेंट है एक्वस सॉल्यूशन में वो चीज OH माइनस रिलीज करनी चाहिए। तो NH3 जो है, NH3 एज सच वो एक्वस मीडियम नहीं है ना। NH3 जो है वो तो गैसियस फेज है, तो इसका मतलब NH3 बेस नहीं है अकॉर्डिंग टू अरेनियस। NaOH, सिर्फ NaOH लिखा है, ठीक है, अगर पेपर पे लिखा है सिर्फ NaOH, ब्रैकेट में लिखा है सॉलिड, तो NaOH सॉलिड का मतलब वो वाटर में डिसॉल्व नहीं है। अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं है तो अरेनियस थ्योरी फॉलो नहीं कर रहा है, तो अरेनियस के अकॉर्डिंग वो चीज बेस नहीं है। NaOH को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब NaOH एक्वस बनेगा। तो ब्रैकेट में अगर AQ, ब्रैकेट में अगर एक्वस लिखा है देन इट शोज बेसिक बिहेवियर, देन इट कैन बी कॉल्ड एज एन अरेनियस बेस। HCl जो होता है, HCl एक्चुअली HCl गैसियस फॉर्मेट में होता है, जैसे CO2 कैसा गैस है वैसा HCl भी गैस होता है, कलरलेस गैस होता है, वो फ्यूम्स निकलते हैं HCl के। वो फ्यूम्स को अगर वो HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या बना? HCl aqueous ऐसा बना। देन HCl aqueous इज अ अरेनियस एसिड। सिर्फ HCl ब्रैकेट में G, HCl ब्रैकेट में गैसेस लिखा है, तो वो चीज क्या है? HCl ब्रैकेट में गैसेस लिखा है, तो HCl इज नॉट एन एसिड अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट। सेम केस फॉर CO2। ठीक है भार्गवी, क्लियर हुआ आपका डाउट? सर अगर फिर NH3 को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो फिर वो बेस है ना? बहुत बढ़िया, आपका बहुत अच्छा डाउट है, हम इस पे डिस्कस करेंगे। अगर NH3 को फिर वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो क्या होगा? तो उस केस में देखो, प्लीज बोर्ड पे देखना, जितनी भी जगह नीचे है हम उस पे लिखने की कोशिश करेंगे। NH3 प्लस H2O। अब NH3 प्लस H2O वाटर में जाने के बाद बनाता है NH4OH, और ये जो NH4OH है ये ब्रेक हो सकता है NH4 प्लस और OH माइनस में। तो अगर हमने लिखा है NH3 एक्वस, तो NH3 एक्वस बेस है, क्योंकि NH3 एक्वस OH माइनस रिलीज कर सकता है। एक्चुअली NH3 एक्वस बोलो या NH4OH बोलो, बात एक ही है। तो जो NH4OH है उसमें हमें OH माइनस दिखाई दे रहा है ना, उसकी वजह से वो क्या बन गया? उसकी वजह से वो चीज अरेनियस बेस बन गया। NH3 में तो OH है ही नहीं, तो इसलिए NH3 अरेनियस बेस नहीं है। लेकिन NH3 में छोटा सा अगर एक्वस लिख देंगे तो इसका मतलब सामने वाले को पता चल जाएगा कि हम NH4OH की बात कर रहे हैं, और NH4OH आ गया तो उसमें OH आ गया, OH आ गया तो उसकी वजह से उसने क्या किया? OH को रिलीज कर दिया, therefore it can form a अरेनियस बेस। तो NH4OH अरेनियस बेस है, NH3 एक्वस अरेनियस बेस है, लेकिन सिर्फ NH3 अरेनियस बेस नहीं है। ठीक है, दिस वाज अ वेरी गुड डाउट, गुड डिफिकल्टी। भार्गवी, डाउट क्लियर हुआ आपका? हाँ सर, और फिर ऐसे ही CO2 के साथ हो सकता है क्या सर?
बिल्कुल ऐसे CO2 के साथ हो सकता है क्या? तो CO2 के साथ ना थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट आ जाता है। जैसे NH3 में इजी चल गया इसलिए मैंने बता दिया। CO2 के साथ क्या होगा ये हम देखेंगे एसिड्स बेसिस में। एक और टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10th में ही है। CO2 के साथ क्या हो रहा है वो हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये डाउट आप और होल्ड सर करो। फिर जितने भी मतलब हम HCl, HNO3, NaOH ये अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो अरेनियस कंसेप्ट से एसिड या बेस नहीं है ना? करेक्ट, वेरी गुड। अगर वो सारी चीजें उनके नेचुरल फॉर्मेट में है, जैसे NaOH वैसे सॉलिड रहता है तो वो अरेनियस बेस नहीं है। HCl वैसे गैस रहता है तो वो भी अरेनियस बेस नहीं है। तो बोर्ड पे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा है, अगर ऐसा लिखा हुआ है HCl, तो HCl अगर सिर्फ HCl गैस लिखो या सिर्फ HCl लिखो तो ये अरेनियस एसिड नहीं है। अगर HCl एक्वस लिखा है, छोटा सा ब्रैकेट में एक्वस लिखा है, तो ही वो अरेनियस एसिड है। हम सिर्फ अरेनियस एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी। एज ऑफ नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अरेनियस एसिड्स। तो HCl गैस, HCl अरेनियस एसिड नहीं है, ब्रैकेट में एक्वस लिखा है तो ही अरेनियस एसिड हो सकता है। नेचुरल स्टेट में NaOH जो है, नेचुरल स्टेट में NaOH सॉलिड होता है, ब्रैकेट में छोटा सा s लिखते हैं। तो नेचुरल स्टेट में जो NaOH सॉलिड है वो भी क्या है, अरेनियस बेस नहीं है, वो भी सिर्फ सिंपल कंपाउंड है। अगर NaOH एक्वस लिखा होगा तो ही वो अरेनियस बेस कहलाया जाएगा। ठीक है भार्गवी, क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू सर। वेरी गुड। नेक्स्ट श्रेयस मालपानी। सर आपने बोला कि जब H2O डिसोसिएट होता है तो उसके H+ और OH- आयंस वहीं पे रहते इसलिए वो वाटर रहता, पर सर उनका बॉन्ड ब्रेक हो रहा तो वो लिक्विड रहेगा क्या? लिक्विड रहता है। क्या होता है कि जो H+ है वो बचे हुए पानी में डिसॉल्व हो गया ना, और जो OH- है वो बचे हुए पानी में डिसॉल्व हो गया। अगर 1 लाख मॉलिक्यूल थे तो पूरे के पूरे 1 लाख मॉलिक्यूल थोड़ी आयोनाइज हो गए, बहुत कम आयोनाइज होते हैं। 1 लाख मॉलिक्यूल में 2-3 हजार मॉलिक्यूल भी आयोनाइज हो गए तो भी बहुत बड़ी बात कहलाते हैं। ठीक है, तो H+ और OH- वही वाटर में डिसॉल्व होते हैं। इसलिए ध्यान देखना, कहीं पर भी H2O का डिसोसिएशन अगर लिखा होगा, क्लास 11-12 का अगर बुक पढ़ोगे तो उसमें H+ के आगे ब्रैकेट में छोटा सा एक्वस लिखते हैं, OH- के आगे भी ब्रैकेट में छोटा सा एक्वस लिखते हैं। वो एक्वस का मतलब वही होता है कि वो वाटर में डिसॉल्व है। मॉलिक्यूल्स कम हुए लेकिन क्वांटिटी कम नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स कटायन और अनायन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। H+ कटायन और OH- अनायन ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन कटायन और OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो वाटर कैन डिसोसिएट इन H+ एंड OH-, क्वांटिटी कम नहीं होता है पानी का, वो वही रहता है। ठीक है सर? यस सर, और एक और डाउट है सर कि जो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है उसके हिसाब से मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता वो बेस रहता, तो जो हमारे मेटल्स रहते वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो वो तो बेस रहनी चाहिए ना? एसिड बेसिस पढ़ेंगे तब ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी और लुईस एसिड बेस डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट टेक योर पर्टिकुलर डिफिकल्टी। ठीक है, अभी ब्रॉन्स्टेड-लोरी जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट श्रेयस बागड़े। सर जब अपन ने इलेक्ट्रिसिटी पानी में डाली तो हाइड्रोजन के अलग ये मॉलिक्यूल अलग होते और ऑक्सीजन के अलग होते। हाँ हाँ, तो सर फिर उनका कोवैलेंट अपने को करंट क्यों लगता है सर? और उनका कोवैलेंट जब वो बॉन्ड रहता है वो स्ट्रांग रहता क्या वीक हो जाता फिर करंट पास होने का? हाँ, करंट पास होने की वजह से बॉन्ड वीक हो जाता, फिर वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता। इसीलिए बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बराबर, होता क्या है कि वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है, H2 एंड O2 क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। यही इनका डाउट है। श्रेयस बागड़े राइट, इनका डाउट है कि वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन हम सेपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों सेपरेट हो रहा है, जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएंगे फिर टूट जाएंगे, फिर हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना के हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना के ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा।
फिर इनका सेकंड डाउट था कि हमें उससे करंट क्यों लगता है, तो करंट इसलिए लगता है क्योंकि जो वाटर था वो प्योर थोड़ी था, वो प्योर वाटर तो अवेलेबल ही नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा थोड़ा बहुत तो इम्प्योरिटी होगा उसमें, बिकॉज ऑफ दैट इम्प्योरिटी वाटर में ऑलरेडी H+ और OH- आयंस प्रेजेंट है, मतलब वो जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, राइट। वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर गुड कंडक्टर है इसलिए हमें करंट लग गया। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये लर्न करना है, स्टेटमेंट लर्न करेंगे। वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस of free ions, because of presence of free ions, cations and anions, because of presence of free ions, cations और anions की वजह से वाटर जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और प्योर वाटर क्या है? प्योर वाटर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? बिकॉज ओनली कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ये दो स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं, इसको लिख के रखना, लर्न कर लेना, फ्यूचर में भी काम आएगा। जो दो स्टेटमेंट लिखे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, स्क्रीन पे आप लोगों को 1 और 2 दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये दो पॉइंट्स लर्न कर लेंगे। वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, कैटायंस एंड अनायंस। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इम्प्योरिटी से आया, या फिर कहाँ से आया? मिनरल्स से आया, मिनरल्स। और सेकंड पॉइंट क्या है? प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कहाँ से आया? बिकॉज ओनली कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, वहां से आया। ठीक है श्रेयस, श्रेयस रिप्लाई करो, क्लियर हुआ डाउट? यस सर, हो गया सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट सर्वेश, सर्वेश बोलिए। सिद्धांत, सिद्धांत प्लीज आस्क। सर्वेश आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आई एम सॉरी, आपको डाउट नहीं पूछने दिया जा सकता अभी। सिद्धांत आप डाउट पूछिए प्लीज। सर पीरियोडिक टेबल में जब अपन पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते तो मेटल ऑक्साइड्स की जो बेसिसिटी है वो कम क्यों होती है और नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स की एसिडिटी इंक्रीज क्यों होती है? ठीक है, तो ध्यान देंगे, एक डाउट आया, ये जो डाउट है ये पीरियोडिक टेबल और इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट है। लेफ्ट टू राइट हमने क्या देखा था? मेटेलिक कैरेक्टर, लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, सही बात है। और इस चैप्टर में हमने क्या देखा? इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा मेटेलिक कैरेक्टर इज रिलेटेड टू बेसिक कैरेक्टर, राइट। तो सोचो, लेफ्ट टू राइट जाते तो क्या हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर भी कम हो रहा है, और बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, राइट। तो लेफ्ट टू राइट, बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, देयरफॉर बेसिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीजेस। एंड लेफ्ट टू राइट, because non-metallic character increases, therefore acidic character will also increase. तो एक्सट्रीम राइट साइड में एसिडिक कैरेक्टर वाली चीजें रहेंगी, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में बेसिक कैरेक्टर वाली चीजें रहेंगी। जैसे एक्सट्रीम राइट साइड में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाली चीजें थी और इधर साइड मेटेलिक कैरेक्टर वाली चीजें थी। लेफ्ट साइड में मेटेलिक कैरेक्टर मतलब बेसिक कैरेक्टर, राइट साइड में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब एसिडिक कैरेक्टर। तो याद करो लास्ट पिछले चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने 5 ट्रेंड्स देखे थे। अब वो 5 ट्रेंड्स में हम 2 और ट्रेंड्स इंक्लूड कर सकते हैं, एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड एंड बेसिक कैरेक्टर का ट्रेंड। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? लेफ्ट टू राइट बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीजेस। और टॉप टू बॉटम क्या होगा? टॉप टू बॉटम होगा increases. top to bottom basic character will increase. top to bottom basic character increase क्यों होगा? क्योंकि नीचे जाते हैं
तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसीलिए बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लर्न क्या कर सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू metallic character and acidic character is directly proportional to non-metallic character। इसको हम लर्न करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स, ये वाली चीजें लर्न की जा सकती है, ठीक है, इसको लर्न कर लेना। बेसिक कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर एंड एसिडिक कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर का ट्रेंड जैसा होगा उसका अपोजिट एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। सिद्धांत आपका डाउट था शायद, ये क्लियर हुआ सर? नहीं सर। यस सर। सर लेकिन अपन उसका मेटल ऑक्साइड्स का जो बेसिक इन नेचर और हाई है और लो है, ये कैसा डिफाइन कर सकते हैं? vigorous reactions with acid के रिस्पेक्ट में एक बात कर सकते हैं। जैसे जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे, जो ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो, दो मेटल्स है, दोनों में से एक ज्यादा प्रॉपर्टीज फॉलो करता, इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर वाली चीज, ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर वाली चीज मतलब ज्यादा बेसिक कैरेक्टर वाली चीज, और दूसरे वाले का मेटेलिक कैरेक्टर कम है मतलब उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो सोचो, मेटेलिक बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, इसका मतलब वो एसिड के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, विगरसली रिएक्ट करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा। जिसका बेसिक कैरेक्टर कम है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है लेकिन उतना इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, उस रिएक्शन में थोड़ी और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो आप अगर टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें अब आज का होमवर्क है पूरा टॉपिक रीड करना है, रोज का होमवर्क होता है पूरा टॉपिक रीड करना है, उसमें आपको ये मिलेगा कि कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वो कोल्ड कंडीशन में भी रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स को हॉट कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब वहां पे हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, हीट एनर्जी देनी पड़ रही है मतलब वो मेटल ऑक्साइड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब उसका मेटेलिक कैरेक्टर कम है, तो उसका बेसिक कैरेक्टर भी कम है। मोर इज द मेटेलिक कैरेक्टर, मोर विल बी द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड। मोर इज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इट्स ऑक्साइड। जो ऑक्साइड होता है वो ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर मेटल के मेटेलिक कैरेक्टर के जैसा, और जो ऑक्साइड होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में, एसिडिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा सर, थोड़ा हेल्प मिला होगा। यस सर। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट भावेश, भावेश टेके, बोलिए सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपने बताया कि प्योर वाटर मिलता नहीं है। हाँ सर, प्योर वाटर मिलता नहीं है सर, लेकिन जो एसिड की बैटरीज रहती है, इन्वर्टर बैटरीज, हाँ सर उसके अंदर जो डिस्टिल वाटर यूज करते हैं उसके अंदर 0 इम्प्योरिटीज रहती। हाँ, अगर एक भी इम्प्योरिटी आती तो फिर वो तो ब्लास्ट हो जाती बैटरी। बट उसमें भी मतलब लेबोरेटरी पर्पसेस से अगर अपन देखें तो एक्चुअली क्या है कि डेटॉल की एडवर्टाइज देखी है आपने, उस पर भी लिखा रहता है कि इट कैन किल ओनली 99% ऑफ द जर्म, ठीक है। तो अगर उस तरीके से देखें तो कोई भी चीज आइडियल नहीं है, कोई भी चीज 100% प्योर नहीं है। जो डिस्टिल्ड वाटर है, एक्चुअली क्या है ना कि डिस्टिल्ड वाटर के बारे में एक कमेंट, एक सेकेंड, हाँ, डिस्टिल्ड वाटर कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस, इस टॉपिक पे मेरी मास्टरी भी नहीं है, थोड़ा बहुत फिजिक्स का टॉपिक आ गया है, बट द कंसेप्ट विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि 100% प्योर वाटर इज वेरी रेयरली अवेलेबल। कुछ रिएक्शंस होती है जिसमें बहुत ही ज्यादा प्योर वाटर यूज करना पड़ता है, वहां पे वो जनरेट करके, वहां पे वो प्रोड्यूस करके यूज करते हैं। लेकिन जो बैटरी का डिस्टिल्ड वाटर है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर एक्सट्रीमली प्योर है क्या, और डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है क्या या नहीं हो सकती है, इस चीज पे मैं नेक्स्ट क्लास में कमेंट करूंगा। ओके, आई विल कमेंट ऑन दिस इन द नेक्स्ट क्लास कि डिस्टिल्ड वाटर के केस में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बट एज फार एज माय अंडरस्टैंडिंग इज कंसिडर्ड, जितना नॉलेज मुझे है उसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टिल्ड वाटर में भी थोड़ी तो इम्प्योरिटी होगी, क्योंकि उसका रीजन सिंपल है कि डिस्टिल्ड वाटर अगर 100% प्योर होता तो इतने ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ नहीं बन सकता था,
बट स्टिल आई विल लुक इनटू दिस एंड गेट बैक टू यू। ठीक है भावेश, आपको समझ में आया ना मैंने क्या बोला? हाँ सर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट स्वास्तिक अपना डाउट पूछे। सर मतलब एयर कंडीशनर से जो वाटर निकलता है उसकी प्योरिटी क्या रहती है और वो कैसे प्रोड्यूस होता? लेकिन वो भी प्योर नहीं होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी होता है। जहां तक मेरा नॉलेज है उसमें अमोनिया का बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी रहता है। ठीक है, अब एयर कंडीशनर में वाटर प्रोड्यूस तो होता है, ये तो मुझे पता है, बट वो कैसे प्रोड्यूस होता है उसका मैकेनिज्म आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। एंड सेकंड पॉइंट इज उसमें इम्प्योरिटी तो होती है, वो 100% प्योर नहीं होता। अगर प्योर होता तो लोग कंज्यूम कर लेते, कुछ ना कुछ पर्पसेस में यूज ही हो जाता वो वाटर, राइट? बट वो तो फेंक देते हैं। ठीक है, अमोनिया की इम्प्योरिटी होती है उसमें, दिस आई एम श्योर अबाउट दिस। थैंक यू सर। ठीक है, गुड। चलो थोड़ा हम आगे पढ़ लेते हैं, राइट? थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आगे आर्टिकल। नेक्स्ट, हाँ, तो अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड देखेंगे। ये हो गया था शायद, ये इजी है, ये रिएक्शंस है, टेक्स्ट बुक में गिवन है, बैठ के रिएक्शंस लर्न कर लेंगे। रिएक्शंस में लर्न करते वक्त वैलेंसीज का ध्यान रखना है, और जो ब्रैकेट में छोटा छोटा चीज लिखा है उसके बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Na+O2 मिलके Na2O बना। Na2O सॉलिड है, वो बेसिक कैरेक्टर का है, आरएनएस के अकॉर्डिंग वो बेस नहीं है, लेकिन जब उसको वाटर में रिएक्ट कराएंगे, वाटर में मिक्स करेंगे, तब वो NaOH बनेगा, और वो NaOH एक्वस बनेगा। अब उसको हम आरएनएस बेस बोल सकते हैं। सेम केस फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में MgOH वोल्टोइस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेटल हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय रिएक्टिंग अल्कली मेटल विद वाटर। पिछले मेथड में हमने क्या किया, मेटल का पहले ऑक्साइड बनाया, फिर ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाया। अगर हम मेटल को डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट करते हैं तो भी चलता है, Na+H2O gives NaOH plus H2 plus heat। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी इज रिलीज, उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है ऐसे टाइप की रिएक्शन में। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, कैल्शियम जो है वो रिएक्ट्स लेस विगरसली विद वाटर, तो इसमें हीट इज नॉट प्रोड्यूस। कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो अलग से हीट नहीं लिखा, क्योंकि हीट इज अ प्रोडक्ट, इसीलिए राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज जनरेटेड, हीट मिली, रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई, इसलिए राइट साइड में लिखा। अगर किसी रिएक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, कैल्शियम रिएक्ट्स लेस विगरसली विद वाटर, और जो सोडियम है वो ज्यादा विगरसली रिएक्ट करता है। तो सोडियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, मतलब सोडियम का बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा। कैल्शियम का जो हाइड्रोक्साइड बना उसका बेस CaOH वोल्टोइस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना सोडियम का स्ट्रॉन्ग है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि NaOH भी बेस, CaOH वोल्टोइस भी बेस, लेकिन CaOH वोल्टोइस थोड़ा सा वीक बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स दिखाई देंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को रिलेट कर सकते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये था जो मुझे आज पढ़ाना था। अब थोड़े बहुत और हम डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू हैव डिफिकल्टीज प्लीज रेज योर हैंड्स। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, फालतू के नाम लिखो मत, यहाँ पे रिमूव कर देंगे ग्रुप से आपको। एक दो लोगों को अभी रिमूव भी किया मैंने। फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम एंड स्टूडेंट का लास्ट नेम आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, वेदांत, वेदांत अपना डाउट पूछे। सर एसिड और बेस टर्म ये किसने डिस्कवर की थी? यार ये तो मुझे पता नहीं है किसने डिस्कवर की थी, लेकिन मुझे लगता है अरेनियस ने डिस्कवर की होगी। इसका रीजन ये है कि सबसे पहले एसिड बेसिस की थ्योरी अरेनियस ने दी थी। ठीक है, बोर्ड पे देखेंगे सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। देयर आर 3 थ्योरीज। दिख रहा है बोर्ड? हाँ दिख रहा होगा। देयर आर 3 थ्योरीज ऑफ एसिड बेसिस। पहली थ्योरी Arrhenius theory, second theory Bronsted-Lowry concept, Bronsted-Lowry concept, third theory Lewis acid base theory। तो पहली थ्योरी Arrhenius ने दी, तो आई एम अज्यूमिंग कि एसिड बेसिस ये टर्म भी Arrhenius ने ही दिया होगा।
ठीक है वेदांत। आमिर अहमद, हाँ सर बोलिए आप आमिर। सर आप जब भी ये बता रहे कि ये इसको एसिड नहीं पकड़ सकते क्योंकि एक्वियस नहीं है, ये हाँ तो अरेनियस बुरा मान जाएगा। हाँ सर, थोड़ी देर अरेनियस को साइड में रख दिए तो हाँ फिर है क्या वो एसिड या बेस? हाँ सर, फिर है जब हम क्रॉस-लोरी कंसेप्ट और जब हम ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ लेंगे तब सारे प्रॉब्लम हमारे एसिड बेसिस के रिगार्डिंग सॉल्व हो जाएंगे। तो एक स्टूडेंट का, भार्गवी का जो डाउट था सर CO2 के केस में क्या होगा, जिस दिन ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी हम पढ़ लेंगे उस दिन से CO2 को एसिड बोल सकेंगे। तब तक के लिए CO2 को हम सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर ऐसा बोलेंगे क्योंकि हम तब तक के लिए सिर्फ अरेनियस थ्योरी को फॉलो करेंगे। NH3 वाले केस में इजी था इसलिए वो हमने डिस्कस कर लिया। CO2 के केस में थोड़ा सा ट्रिकीनेस आ जाता है, वो चीज फ्यूचर में डिस्कस हो जाएगा। ये जो बोर्ड पे 3 थ्योरीज दिखाई दे रही है, एक बार ये 3 थ्योरीज हो जाए तो एसिड बेसिस का लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट शुभम वक्टे, बोलिए शुभम। अलाउ कर रहा हूँ मैं सर। हाँ सर, how हेलो शुभम आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। शुभम, आई कैन नॉट हियर यू, सॉरी। शुभम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आई एम वेरी मच सॉरी, आपका डाउट मैं कंसीडर नहीं कर पाऊंगा आज की क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट अनीश सोनावने आप ट्राई कीजिए, डाउट पूछिए। सर जब भी हम मतलब NaCl जब भी वाटर में डालते तो उसके प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं? सर जब भी NaCl वाटर में डालते तो उसके प्रोडक्ट्स क्या निकलते? प्रोडक्ट्स बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन सोचो कोई भी रिएक्शन हो रही है तो जो राइट साइड में लिखते हैं उसको प्रोडक्ट ही बोलते हैं, तो आपका डाउट करेक्ट है। NaCl एरो लिखा है, इमेजिन करो एरो के ऊपर वाटर लिखा है, तो यहाँ बनता है Na प्लस सोडियम कटायन एंड बनता है Cl अनायन। तो क्लोरीन का बनता है अनायन और सोडियम का बनता है कटायन। तो जब भी NaCl को पानी में डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट डिसोसिएट होते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव कटायंस एंड अनायंस। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो कटायन आता है वो हमेशा कहाँ से आता है? कटायन हमेशा मेटल से आता है, और जो अनायन आता है वो हमेशा कहाँ से आता है? वो हमेशा नॉन मेटल से आता है। ये चीज हम याद रख सकते हैं। अनायन नॉन मेटल से आएगा हमेशा, कटायन हमेशा मेटल से आएगा। क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड बनता ही ऐसे है। पानी में डालेंगे तो सिर्फ वो क्या हो गया, वो चीज सेपरेट हो जाएगी। तो Na प्लस में Na क्या है? Na मेटल है, तो जो Na प्लस में Na है वो मेटल है, तो कटायन मेटल से आया। और जो Cl माइनस है वो Cl माइनस किससे आया? Cl माइनस अनायन से आया। ठीक है सर। अनीश हो गया क्लियर? अनीश डाउट क्लियर हुआ? सर फिर ये मतलब रिएक्शन नहीं होती क्या? सर इसको रिएक्शन बोल नहीं सकते, मतलब वो सिंपल प्रोसेस है ना। NaCl को पानी में डाला वो डिसोसिएट हो गया, वहां पे NaCl ने वाटर से रिएक्ट नहीं किया ना, उसको प्रोसेस बोलते हैं। बोल सकते हैं रिएक्शन भी बोल सकते हैं, बट प्रोसेस बोलना ज्यादा सही रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन, इसको बोलते ही डिसोसिएशन है। वाटर में डाला, कटायन अनायन में सेपरेट हो गया। ठीक है, मतलब देयर इज नो, मतलब ऐसा प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं है ना। प्रोसेस और रिएक्शन बात तो एक ही है, बट रिएक्शन वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि रिएक्शन हेवी वाली जो होती है उसको रिएक्शन बोलते हैं। ये तो छोटा सा प्रोसेस है, कटायन अनायन में सेपरेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। गुड। रुशांग प्लीज आस्क। सर कैटायन मेटल से आता और एनायन नॉन मेटल से आता, पर वाटर के केस में तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, दोनों नॉन मेटल है। बिल्कुल सर, वाटर के केस में कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है। वैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन तो मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा था ना, तो इसलिए वहां पे वाटर में क्योंकि दोनों चीजें नॉन मेटल है, इसलिए वहां पे वो चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और ये जो भी लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिखा है? सॉल्ट्स के लिए लिखा है। सॉल्ट्स के लिए ये चीज ज्यादा अच्छे से वैलिड है। वाटर तो सॉल्ट नहीं है ना, इसलिए वाटर में वो चीज फॉलो नहीं हो रहा है। कोई भी सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो कटायन हमेशा मेटल से आएगा और अनायन हमेशा नॉन मेटल से आएगा।
कोई भी चीज डालेंगे तब नहीं, कोई भी सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तब। ठीक है, ठीक है, हम एक और डाउट लेंगे, एक लास्ट डिफिकल्टी लेंगे एंड देन वी विल साइन ऑफ फॉर टुडे। क्या डाउट ले? कबीर का लेते हैं, कबीर रावत प्लीज आस्क। कबीर प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। कबीर भाग गए शायद। हर्षवर्धन मुले प्लीज आस्क। सर हम तीनों थ्योरी में यूज करते सर अभी। हर्षवर्धन आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ बोलिए, ट्राई करो एक बार। सर इन तीनों थ्योरीज में से अब तक हम कौन सी यूज कर रहे हैं? तीनों थ्योरीज में से अब तक हम सिर्फ आर्हेनियस थ्योरी यूज कर रहे हैं टिल डेट। हम मतलब क्लास 10th में हम लोग, ठीक है, 11th 12th में तीनों थ्योरीज यूज होती है। इनफैक्ट जब अपने क्लास 10th में जब एसिड बेसिस टॉपिक हो जाएगा तब तीनों थ्योरीज हम भी यूज कर पाएंगे। सिंपल थ्योरीज है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी कंसेप्ट है, एक बार पढ़ने से समझ में आ जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो एसिड बेसिस टॉपिक भी आप लोग रीड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। कल आप लोगों का टेस्ट है, मुझे पता चला है, तो मेरी तरफ से सब लोगों को टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। प्लीज वो टेस्ट ऑनेस्टली लिखना। दिस इज द फर्स्ट टाइम आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा होगा कि घर पे टेस्ट लिखने का टाइम आ गया होगा। प्लीज बी ट्रू टू योरसेल्व्स। केमिस्ट्री का पेपर अच्छा है, बाकी भी पेपर्स अच्छे होंगे डेफिनेटली। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे टेस्ट है। मेरी तरफ से सब लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को हमारा नेक्स्ट क्लास होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।